नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज इस वीडियो में हम 9th क्लास की जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये इस वीडियो का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट में इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं और आज ये हमारा आखिरी पार्ट है इसके ऊपर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो हमारी जीव जंतु है उन सबकी सुरक्षा की किस तरीके से सरकार करती है, ये किस तरीके से भारत में बने रहते हैं और ये इनको कैसे फैलाया जाए। इनका जितना विस्तार होगा उतना ही भारत के पक्ष में होगा, उतना ही भारत की दृष्टि से अच्छा होगा। तो हम इस वीडियो में आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि भारत में बहु प्रकार की जीव जंतुओं की हजारों की संख्या में जो है जीव जंतुओं की जातियां पाई जाती है। उन जातियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं समय समय पर। उन कानूनों की वजह से ही इन जातियों को सुरक्षा का एक केंद्र मिला है, सुरक्षा का एक घोंसला मिला है। और ये सुरक्षा का जो केंद्र है ये भारत के कानूनों की वजह से ही संभव हो पाया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। इसकी जरूरत क्यों पड़ी सरकार को? देखिए, कहा जाता है कि भारत में जो शेर हैं, जिनको हम कहते हैं बाघ, टाइगर, उन्हों को मारने के लिए शिकारियों ने एक बहुत बड़ा एक वो चला रखा था अभियान। कहा जाता है कि 1972 से पहले की स्थिति में हाथी हो गए, बाघ हो गए या और पक्षी हो गए, जीव जंतु हो गए, उनको धड़ल्ले से मारा जाता था। और उसकी अलग अलग वजह हो सकती है कि उनकी हड्डियों को बेचना, उससे सामान बनाना या अलग अलग प्रकार की। तो ये जो है इसकी वजह से जो सिस्टम है नेचुरल प्राकृतिक संपदा का वो बिगड़ने लगा था, हालात खराब होने लगे थे। तो सरकार इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि जो प्राकृतिक संपदा है हमारी वो बनी रहे, उसके लिए कठोर कानून लेके आई 1972 में, जिसको भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 कहा जाता है। ठीक है, इस कानून में बहुत सारी धाराएं थी जो जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक थी। देखिए, जानवर किसी को आके ये तो कहेगा नहीं कि मेरे लिए आप कानून बनाइए, लेकिन अगर हमने उनकी बात नहीं समझी या समझने की कोशिश नहीं की तो भारत में बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो बिल्कुल नष्ट प्राय हैं, जो खत्म हो जाएंगे आने वाले समय में, अगर हमने इन कानूनों को पुख्ता रूप से लागू नहीं किया। तो ये कानून जो है 1972 का, ये कानून उसी की एक रूपरेखा है जो आगे के कानूनों पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो 1972 में जो है जो बाघों के लिए ये कानून लाया गया था, फिर देखते देखते 1992 में हाथियों के ऊपर, घड़ियालों के ऊपर अलग अलग प्रकार के कानून लाए गए। और उसकी वजह से जो है अब बाघों की भी संख्या बहुत तेजी से भारत में बढ़ी है। देखिए, आए दिन जो है आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हमारा 29 अगस्त है, राष्ट्रीय बाघ दिवस घोषित है हमारे भारत में। और उस दिन हम बाघों की एक जनसंख्या का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। जो फिलहाल इस साल जो 2020 में जो बाघों की जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ी है और एक अच्छा संकेत है हमारी प्राकृतिक वन्य जीव जंतु संपदा के लिए कि जो बाघों की संख्या के बढ़ने का मतलब ये है कि धीरे धीरे और जानवरों का भी कुनबा बढ़ रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। अगर बाघों को नहीं मारा जाता तो दूसरे जानवर भी सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि बाघों के डर से लोग या लोगों का एक जो मैं कहूँ कि घर बार जो है उनके जंगली क्षेत्रों में नहीं होते। तो उस वजह से जो प्राकृतिक संपदा हमारी बनी रहती है। तो देखते देखते ये कानून इसलिए लाए गए और इसका प्रभाव भी अच्छा हमें देखने को मिला। देखिए, एक और पॉइंट है, पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन का मुख्य कारण क्या है। देखिए, पारिस्थितिकी संतुलन क्या होता है कि जो हम इंसान हैं या हमारे जीव जंतु हैं जहाँ हम रहते हैं उनमें एक बैलेंस बना रहे। हम कहते हैं अक्सर कि जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग मील वाला, इस भाग में लगभग 27 से लेकर 33% का जो भाग है वो हमेशा हरियाली यानी प्राकृतिक संपदा से घिरा रहना चाहिए। वो हमारी ऑक्सीजन की दृष्टि से भी अच्छा है और हमारे जीव जंतुओं की दृष्टि से भी अच्छा है और भारत के विकास के लिए भी अच्छा है। तो उस चीज को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसको मजबूत करने के लिए सरकार जो है उस संतुलन को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के कानून भी लाई और लोगों में अवेयरनेस। देखिए, अक्सर हम देखते हैं अमिताभ बच्चन को, आप देखिए कि कई बार वो भारत सरकार के लिए जन चेतना प्रोग्रामों के माध्यम से लोगों में जन अवेयरनेस लेके आते हैं और जो हमारे जानवर हैं जो बिल्कुल नष्ट प्राय होने के कगार पर आ गए उनको बचाने के लिए वो कई अभियानों में शामिल होते हैं। उनकी इस
भाग, इस पार्टनरशिप की वजह से ये चीजें हमें देखने को मिलती है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा वो संतुलन में आ रहा है धीरे धीरे। तो ये कोशिशें आम जनता की भी होनी चाहिए। सरकार जो समय समय पर मुहिम चलाती है प्राकृतिक तंत्र को बचाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, उसमें हमें सहभागी होना चाहिए। तो आप सारे बच्चे इस बात को समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है, ठीक है। और जो अगला पॉइंट है, जो उसका आखिरी और अंतिम पॉइंट है, भारत देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन कदम में सबसे प्रमुख जो बड़े कदम है वो 18 जीव मंडल क्षेत्र घोषित है। देखिए, जीव मंडल जो क्षेत्र होते हैं, इसका मतलब होता है कि उन्हीं जीव जंतुओं के लिए वो प्राकृतिक निवास होगा, वहां कोई भी रिहाइश नहीं होगी, यानी इंसान नहीं रहेंगे वहां, ठीक है। और कोई वो एक दायरा होगा निश्चित लोगों का, उस दायरे में जो है आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेगी जो आपको नेचुरल प्राकृतिक संपदा का एहसास कराएगी। तो उसमें जो है नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, ये 3 मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि 18 है। आपको ये बात समझ में आए कि यहाँ आपको वो सारे जीव जंतु देखने को मिलेंगे जो उनके प्राकृतिक आवास में नजर आने चाहिए। तो यहाँ इंसानों की दखलंदाजी ना के बराबर होती है और ये जीव जंतु सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए अपना जीवन जीते हैं और आगे जो है भारत की दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है। तो इस चैप्टर में जो आपका 9th क्लास का 5 नंबर का चैप्टर है, ज्योग्राफी वाली बुक का, भूगोल का, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, इस चैप्टर में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है इस चैप्टर के बारे में कि हमारी प्राकृतिक नेचुरल वन संपदा क्या है, वो कैसे बढ़ती है, और उसको बचाए या घट रही है तो उसको बचाने के क्या क्या उपाय है, वो सारे हमने इन 3 वीडियो में आपसे चर्चा की और समझाने की कोशिश की। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।